क्या राज है उस रहस्यमयी औरत का? कौन से 24 घंटे मांग रही है वो अपनी लैब में रहने के लिए? क्या प्लान है अब यशपाल और नेत्रा का? क्या क्या राजमहल को अनिका और रोहित बचा पाएंगे? और कौन है वो शख्स जो रोहित को इस तरह से अपना आदर सम्मान दे रहा था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी को आगे। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर एक औरत जो कि अभी एक कमरे में बैठी हुई थी, उसे अब फिर से वही उस शख्स की आवाज आती है जो जो कि यहाँ पर कहता है वो बहुत ही जिद्दी है, वो किसी की सुनता ही कहाँ है। लेकिन अब ये औरत कहती है नहीं नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। जब तक मैं उस दुनिया में हूँ मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। अब इस बात पर वो शख्स फिर से कहता है तुम कर ही क्या सकती हो, और वैसे भी किसी की जिंदगी और मौत हमारे हाथ में तो नहीं होती है ना, ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। उस शख्स की ये बात सुनकर वो औरत कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो बस बिना पल के झपकाए उसे बड़े ही ध्यान से देखती रही, जैसे उसके हर एक लफ्ज को अपने जहन में उतार लेना चाहती हो। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी अचानक से उस औरत की आंखें खुल गई। उसने एक झटके से अपनी गहरी सांस ली। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ नजर आ रही थी। ये औरत कुछ पल तक अपने आसपास देखती रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो अभी अपने कमरे में ही है। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और धड़कती हुई सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं नहीं, इस बार नहीं। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उस डर से कहीं ज्यादा एक माँ की बेचैनी और अपने बच्चे को बचाने का एक जुनून भी था। इस बार अगर अपने अंश के लिए हमें खुद भगवान से भी लड़ना पड़ा ना, तो हम लड़ेंगे। उसकी आंखों में अब आंसू आ गए थे, लेकिन अपनी जैसी किस्मत अंश को नहीं जीने देंगे। हमने जो कुछ सहा है, जो कुछ भी किया है, वो जो कुछ भी खोया है, वो सब हमारा नसीब था। लेकिन अपने अंश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। ये हमारी पीढ़ी है। वो कुछ पल के लिए अब चुप हो गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अब धीरे से बोली, हमें अच्छी तरह से पता है वो हमारे सपने में हमें डराने के लिए तो नहीं आए थे। उसका गला भर आया ये कहते हुए वो हमें आगाह करने के लिए हमारे सपने में आए थे। वो अब धीरे धीरे ये सोचते हुए बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन उसके लिए सब कुछ अंधेरा था। कुछ तो वो बहुत बड़ा होने वाला है। उसने खिड़की के शीशे पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन क्या? अब उसके दिमाग में बार बार वही सपना घूम रहा था। वो शख्स, उसकी आंखें, उसकी आवाज और फिर वही तारीख 28 अगस्त। अब उस औरत के चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया था और अब वो कहती है 28 अगस्त मतलब हमारी मृत्यु। उसने मुश्किल से वो लफ्ज अपनी जुबान पर लाया और अब वो कहती है, लेकिन हमारी मृत्यु कैसे होगी? उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद से ही कहने लगी, हमें तो बस इतना ही पता है कि 28 अगस्त को हमारी मृत्यु तय है, लेकिन कैसे? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि अगर सपना सच था तो क्या वो अपनी मौत को रोक सकती थी, या फिर किस्मत ने जो फैसला कर दिया था उसे बदलना नामुमकिन था। वो इस सच में डूबी हुई थी कि तभी अचानक से उसके फोन की घंटी बजने लगी। वो ये देखकर अचानक से चौंक गई। उसने फोन की तरफ देखा, लेकिन कॉल देखते ही उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी गंभीरता आ गई। वो जानती थी आने वाले कुछ दिन अब उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन होने वाले थे। तो इधर दूसरी तरफ लंदन के एक बेहद ही आलीशान महल में यशपाल अग्रवाल के पैलेस के अंदर मौजूद सीक्रेट लेबोरेटरी में अब यहाँ पर एक औरत खड़ी थी। ये लैब महल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल ही अलग थी। मोटी स्टील की दीवारें, जगह जगह लगे मॉनिटर्स, अजीबोगरीब मशीन्स और शीशे के अंदर रखे हुए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। वो औरत अब धीरे धीरे अपनी नजरें पूरी लेबोरेटरी में दौड़ा रही थी। कभी वो सामने लगे बड़े मॉनिटर को देखती, तो कभी एक ट्रांसपेरेंट चैम्बर को के अंदर रखी हुई किसी चीज को। फिर उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और कहती है,
देखो, मैं अगले 24 घंटे के लिए काफ़ी व्यस्त होने वाली हूँ। वो औरत अब एक टेबल के पास गई और उस पर रखी हुई कुछ फाइल को एक एक करके देखने लगी। इसलिए मैंने मुझे परेशान करने के बारे में तो सोचना भी मत। उसने बिना सामने देखे ही ये सब कहा था। तो सामने खड़ा शख्स कुछ कहने ही वाला था कि वो औरत तुरंत अपन पलट कर अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, जो काम तुम्हें दिया गया है ना, तुम बस वही काम करो, क्योंकि मुझे इस बार कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना। इसलिए क्या तुम दोनों जा रहे हो अभी? उस औरत ने बिना अपनी नजरें मशीन से हटाए ही पूछा। इधर उसकी आवाज़ सुनते ही यशपाल ने तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ, हम जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यशपाल की बात सुनकर उस औरत ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा और फिर अचानक पूछा, नेत्रा कहाँ पर है? उसे तो अच्छी तरह से उसका काम समझा दिया गया है ना। इस बात पर यशपाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो कहता है, जी, उसे सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया गया है। उसे ये भी पता है कि उसे कब क्या करना है और किस वक्त इसे कहाँ रोकना है। और फिर यशपाल थोड़ा सा करीब आते हुए धीमी आवाज में कहता है, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही राजमहल की तबाही शुरू हो जाएगी। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई और वो कहती है, बहुत अच्छे। उसने सामने रखी हुई मशीन को देखते हुए कहा, ठीक इसी तरह सब कुछ होना चाहिए, एक भी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यशपाल ने सिर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। वो औरत अब कुछ पल खामोश रही, फिर उसने कहा, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम सबको ज्वाइन करूंगी। ये अब ये यहाँ पर उसकी यह बात सुनते ही अब यशपाल ने कहा, जी ठीक है। और उसके साथ मौजूद यहाँ पर राजेश्वर वो और यशपाल दोनों ही वहाँ से बाहर निकलने लगे। दरवाजा बंद होते ही अब यहाँ पर उसे प्रयोगशाला में अब यहाँ पर एक बार फिर से सन्नाटा छा गया था। अब वह औरत अब कुछ देर तक अब दरवाजे की तरफ देखती रहती है, फिर धीरे से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई जिसमें जीत का घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। और वो अब अपने मन में सोचने लगी, बस अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। अब उसने अपनी नज़र सामने रखी फाइल पर डाली जिसमें अनिका गुलेरिया का नाम लिखा हुआ था। उसकी आंखों में अब अचानक से नफरत उतर आई। सबसे पहले मुझे उस अनिका गुलेरिया को ही अपने रास्ते से हटाना होगा। जब तक वो राजेंद्र के पास है तब तक मेरा रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजेंद्र यहाँ पर रोहित मारवा को कह रही थी, इसलिए मेरा उसे हटाना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी उंगलियां अब उस फाइल पर कस गई। अब वो कहती है, लेकिन अगर एक बार अनिका मेरे रास्ते से हट गई तो उसके बाद राजेंद्र सिर्फ और सिर्फ मेरे होंगे। हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसने अब अपनी आंखें बंद कर ली और मन में कहती है, ना अनिका, ना ये राजमहल और ना ही इस दुनिया की कोई भी ताकत। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वाराणसी के रामनगर में हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। किले के पीछे की तरफ बने सुनसान रास्ते में स्वाति मल्होत्रा आखिरकार किले की छत तक पहुंच चुकी थी। वो बेहद ही सावधानी से आगे बढ़ी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर धीरे से किले की दीवार के पास जाकर नीचे की तरफ देखने लगी। नीचे हालात तनावपूर्ण थे। रोहित ने अभी तक उन सभी लोगों को वहीं पर ही रोके हुआ था। उसकी निगाहें लगातार किले के मुख्य रास्ते पर थी कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। अब रोहित ने सख्त आवाज में कहा। तरफ रोहित ने यहाँ के नीचे की सिचुएशन को पूरी तरह से संभाल कर रखा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति अभी भी किले के टेरेस पर इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और उसके दिमाग में लगातार अब एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यहाँ ऐसा क्या हो सकता है जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक आई हूँ। वो कुछ कदम आगे बढ़ती है, फिर रुक कर चारों तरफ देखती है। यहाँ कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन क्या? उसने बेचैनी से अपने माथे पर हाथ फेरा और कहती है, मुझे जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। स्वाति फिर से टेरेस के कोने की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र सामने बने एक छोटे से कमरे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, अंदर आना मना है। उसे देखकर स्वाति वहीं पर ही रुक गई। उसने कुछ पल उस दरवाजे को घूर कर देखा और फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई।
अगर अंदर आना मना है तो वो धीरे से बुदबुदाई और कहती है, आखिर आखिर कैसा ऐसा भी क्या हो सकता है इस कमरे में जहाँ किसी को अंदर आने तक की इजाज़त नहीं है। जरूर जरूर यहाँ पर कुछ तो होगा। अब उसके मन में शक और भी गहरा हो गया था। ये सोचते हुए स्वाति ने पहले अपनी जेब से मास्क निकाला और उसे अपने चेहरे पर फिर से अच्छी तरीके से लगा लिया। इसके बाद उसने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई उसकी तरफ आ तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि टेरेस पर उसके अलावा भी कोई भी नहीं है तो वो दरवाजे के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने एक पल के लिए पीछे हटकर अपने पैरों को आगे किया और अचानक से उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर एक लात मारी। लेकिन दरवाजा अब भी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। स्वाति ने दरवाजे को देखकर कहा, इतनी आसानी से तो ये नहीं खुलेगा। उसने एक बार फिर से पीछे हटकर अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और कहती है, चलो अब देखते हैं ये कितना मजबूत है। और अगले ही पल उसने दूसरी बार भी उसके ऊपर एक जोरदार लात मारी। इस लात का प्रेशर पहली वाली लात से थोड़ा सा ज्यादा था। इस बार दरवाजे की कुंडी टूट गई और पूरा दरवाजा जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर गया। स्वाति तुरंत सावधान हो गई। उसने कमरे के अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था और चारों तरफ अजीब तरह की गंध फैली हुई थी। स्वाति ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी अब कमरे के अंदर डाली। रोशनी पड़ते ही उसकी नजरें सामने रखे हुए कांच के कंटेनर्स पर गई। उन कंटेनर्स के अंदर अलग अलग तरह के जहरीले पत्ते और पौधों के हिस्से सुरक्षित करके रखे हुए थे। कुछ पत्तों पर छोटे छोटे लेबल्स लगे हुए थे, जबकि कुछ को विशेष कंटेनर्स में बंद किया गया था। स्वाति की नजरें एक एक करके उन सभी पर घूमने लगी और अब वो कहती है, ओह तो यही है वो। और अब उसने धीमे से कहा। उसे इन पौधों की अच्छी तरह से जानकारी थी। स्वाति जानती थी कि इनमें से कई बेहद खतरनाक हो सकते हैं और इन्हें सामान्य तरीके से छूना भी ठीक नहीं होगा। स्वाति ने भी ये सब देखकर जल्दी से ही यहाँ पर सबसे पहले अपने बैग से प्रोटेक्टिव ग्लव्स निकाले और उन्हें अपने हाथों में पहन लिया। फिर उसने कमरे के अंदर कदम रखा। वो बेहद ही सावधानी से उन कंटेनर्स के पास पहुंची और एक एक करके उनके लेबल देखने लगी और कहती है, अगर मेरी सोच सही है तो उसकी नज़र अब कमरे के सबसे पीछे रखे एक कंटेनर पर जाकर रुक गई। वहाँ बाकी सभी चीज़ों से अलग एक छोटा सा निशान बना हुआ था। ये देखकर स्वाति की आंखें अब सिकुड़ गई। यहाँ बाकी की चीज़ों की तुलना में इसे इतनी सुरक्षा के साथ क्यों रखा गया है। उस कंटेनर को देखकर स्वाति के मन में ये ख्याल आया और वह उस कंटेनर के पास बढ़ गई। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर आसपास नजरें दौड़ाई कि वो कहती है, शायद जिस चीज की मुझे तलाश थी वो यही कहीं है। अब ये कहते हुए स्वाति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तभी वहाँ पर उसे फिर से कुछ आवाज़ें आती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से फिर से उन पत्तों की लटाव को संभालते हुए रेलिंग के पास अपने कदम बढ़ा देती है, ये जानने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। नीचे अभी जब स्वाति बाहर जाकर देखती है तो वो देखती है कि नीचे अभी भी उसके दुश्मन खड़े थे और किसी को भी अंदाजा भी नहीं था कि स्वाति बिल्कुल उनके ऊपर मौजूद है। उसने एक पल के लिए नीचे देखा और फिर से अब वो यहाँ पर उन जहरीली पत्तियों की तरफ देखती है। वो अपने हाथ में जिससे उसने कस कर पकड़ा हुआ था। अब वो देखती है कि तुम लोग कितनी देर तक यहाँ पर खड़े रह सकते हो। इतना कहकर स्वाति ने रेलिंग के पास जाकर उन पत्तियों को एक एक करके नीचे खड़े अपने दुश्मनों के ऊपर फेंक दिया। पहले तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उन पत्तियों का असर अब वहाँ पर शुरू हो गया था। एक आदमी ने अचानक से अपना सिर पकड़ा और कहा, ये क्या हो रहा है। उसके पास खड़ा दूसरा आदमी भी यहाँ पर लड़खड़ाने लगा था। वो भी कहता है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। और इधर एक के बाद एक सबकी आंखों के सामने भी यहाँ पर अंधेरा छाने लगा था और कुछ ही पलों में वे सभी जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए।
इधर स्वाति ने जल्दी से रेलिंग से नीचे झाँक कर देखा तो उसके चेहरे पर अब राहत की हल्की सी मुस्कान आ गई। अब वो कहती है, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा असर हुआ है इनके ऊपर। ये देखकर स्वाति ने बिना समय गवाए रेलिंग के ऊपर से ही अब नीचे छलांग लगा दी। नीचे उतरते ही उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े एक शख्स के ऊपर पड़ी। वो तुरंत अब उसके पास पहुंची और थोड़ी सी नाराजगी से बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने आपको मना किया था ना बाहर आने के लिए। अब उस शख्स ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मुझे लगा था कि आप यहाँ से चली गई होंगी। मैं नहीं जानता था कि आप अभी भी यहाँ पर है। स्वाति ने उसकी तरफ देखा तो वो कहती है, मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ? वो कुछ पल रुक कर आगे कहती है, मुझे अभी तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहते हुए स्वाति ने एक बार फिर से चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। रोहित कहाँ चला गया? अब वो इधर उधर देखने लगी। उसे तो अभी यही होना चाहिए था ना। वो तेजी से अब एक तरफ बढ़ी फिर दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन रोहित उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्वाति को इस तरह से बेचैनी से इधर उधर देखता हुआ देखकर अब उस शख्स ने पूछा, क्या सोच रही हैं आप? उसकी ये बात सुनकर स्वाति ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो लगातार आसपास देख रही थी। तब उस शख्स ने फिर से पूछा, वैसे क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? स्वाति ने अब उसकी तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहती है, हाँ मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र सामने खड़े बरगद के पेड़ के ऊपर जा टिकी। उसे देखकर स्वाति एकदम से ही रुक गई और उसकी आंखें अब यहाँ पर फिर से सिकुड़ गई, क्योंकि जैसे ही स्वाति ने वहां पर देखा तो बरगद के पेड़ की घनी जड़ों और लटाओं की लटकी हुई उन शाखाओं के बीच उसे किसी की परछाई दिखाई दी। वो अब कुछ कदम आगे बढ़ती है और जब गौर से देखती है तो अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि वहां पर तो रोहित ही खड़ा था। रोहित को वहां पर देखकर एक पल के लिए तो स्वाति को एकदम से उसकी सांस में सांस आई। लेकिन अब वो यहाँ पर कहती है, अभी वो यहाँ पर उस बरगद के पेड़ के थोड़ा सा पास जाती है। उसके चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे, जैसे वो किसी बेहद महत्वपूर्ण बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। कभी स्वाति तेज कदमों से चलते हुए रोहित के पास पहुंचती है और उसके सामने जाकर रुक गई और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रोहित ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं वही कर रहा हूँ माँ जो आप करने वाली थी। ये सुनकर स्वाति ने मुंह सिकोड़ ली और वो कहती है, मतलब क्या है रोहित? तो रोहित ने पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आप मुझे यह बताइए कि आपको यहाँ क्या मिलने वाला था? अब वो स्वाति की आंखों में देखते हुए ही आगे कहता है, आप इतनी देर से इसी जगह को क्यों तलाश रही थी? और ऐसा क्या है यहाँ कि आप इस जगह से कहीं जाना ही नहीं चाहती थी? रोहित की बात सुनते ही स्वाति कुछ पल के लिए चुप हो गई। ऐसे तो कोई बात नहीं है रोहित, वो तो मैं बस। स्वाति अपनी बात को पूरी कर पाती कि उससे पहले ही रोहित ने उसकी बात काट दी। अब वो कहता है, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। स्वाति की नजरें कुछ पल के लिए झुक गई। उसे समझ में आ गया था कि अब रोहित से बात छुपाना आसान नहीं होगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने अब गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, हमें जूनागढ़ जाना होगा। ये सुनकर तो रोहित एकदम से ही चौंक गया और कहता है, जूनागढ़? लेकिन क्यों? तभी स्वाति हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए कहती है, हाँ, अगर हमें उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से मिटाना है ना रोहित, तो हमें सिर्फ उसके लोगों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। अब ये कहते हुए वो उस बरगद के पेड़ की तरफ देखती है और आगे कहती है, हमें उसकी हर एक परत को हटाना होगा। जो लोग सामने दिखाई दे रहे हैं वो तो सिर्फ मोरे हैं, असली खेल कहीं और ही चल रहा है। तो उसकी इन बातों को सुनकर रोहित पूछता है, लेकिन आप ये बताइए कि आखिर जूनागढ़ में हमें क्या मिलेगा? ये सुनकर स्वाति कुछ पल तक शांत रही। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा दृढ़ता थी और वो कहती है, वहाँ में। स्वाति अभी इतना ही कह पाई थी कि तभी उनके पीछे खड़े उस शख्स ने गंभीर आवाज में कहा, आप दोनों को जूनागढ़ जाना ही चाहिए। अब स्वाति और रोहित दोनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा तो वो शख्स अब धीरे धीरे उनके करीब आया और बोला,
जूनागढ़ से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव है। उसकी ये बात सुनकर रोहित ने पूछा, गांव? लेकिन कौन सा गांव? उस शख्स ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, उस गांव का नाम शायद आपको भी ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन वहाँ एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपकी इस लड़ाई का पूरा रुख ही बदल सकती है। स्वाति उस शख्स की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तो वो शख्स अब आगे कहता है, अगर आप दोनों सच में उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको वहां पर जाना ही होगा। अब रोहित चिंतित होकर पूछता है, और वहां पर हमें क्या मिलेगा? अब उस शख्स ने कहा, एक ऐसा सबूत जिसके बिना आप दोनों इस लड़ाई को जीतने में बहुत बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा ने उस शख्स से पूछा, तो फिर कैसा सबूत है वहाँ पर? अब वो शख्स कुछ पल तक चुप रहा और फिर बरगद के पेड़ की तरफ देखते हुए बोला, वहाँ आपको सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पुराने राजों से जुड़ा सुराग भी मिलेगा, जो आपको उसके असली सरगना तक, उसके असली ऑर्गेनाइजर तक पहुँचा सकता है। रोहित और स्वाति दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब उस शख्स ने आगे कहा, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप दोनों वहाँ पर जा रहे हो तो वहाँ पर आपको अपनी पूरी सावधानी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर चौकन्ना होकर जाइएगा। उस शख्स की आवाज़ में अचानक गंभीरता आ गई और कहता है, और हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि गलती से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, तो अब इस कहानी का अंत भी सच्चाई के साथ होना चाहिए। अब वो कुछ पल रुक कर स्वाति और रोहित दोनों की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन उसके लिए एक काम सबसे ज़रूरी है। ये कहते हुए ही उसकी आंखों में कठोरता आ गई और कहता है, सिल्वर किंग और डायमंड किंग को बिना उनका खून किए जमीन पर गिरते ही मारना होगा। अब स्वाति उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो अब कहती है, बिना उनका खून किए? वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही उस शख्स ने कहा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वरना। अब वो कुछ कहता कि उससे पहले स्वाति ने सवाल किया, वरना क्या? आप साफ साफ बताइए। उस शख्स ने स्वाति की तरफ देखा, लेकिन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय अचानक उसकी नज़र उस बरगद के पेड़ की तरफ फिर से चली गई। वो कहता है, वरना आप उस पेड़ के अंदर तो नहीं गई थी ना? स्वाति ने तुरंत सिर हिलाया और कहती है, जी नहीं, मैं अंदर नहीं गई थी। फिर उसने थोड़ी हैरानी में कहा, इनफैक्ट इस पेड़ की लताओं ने तो मुझे अपना दुश्मन समझ लिया था, उन्होंने मुझे ही पकड़ लिया था। स्वाति अब यहाँ पर इस शख्स को ये बताती है। ये सुनते हुए उस शख्स के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए और वो कहता है, तो फिर आप बताइए कि आप आज़ाद कैसे हुई? ये सुनकर तो स्वाति अब अचानक से चुप हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें अब रोहित की तरफ घुमा दी। उसकी आंखों में जैसे कोई अनकहा जवाब था। उस शख्स ने स्वाति की नजरों का पीछा करते हुए अब रोहित की तरफ देखा और एक पल, दो पल, और फिर अचानक उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। उसने रोहित को अब ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास और सम्मान दोनों के भाव अब एक साथ आ गए थे। तो उसने अब धीमे से कहा, इसका मतलब? और वो तुरंत अब रोहित के सामने आया और अगले ही पल अब अपने घुटनों पे बैठ गया और सिर झुकाकर रोहित को सम्मान दिया। उस शख्स को ये सब करता हुआ देखकर स्वाति मल्होत्रा हैरान रह गई। इधर रोहित भी उसकी इस हरकत को देखकर कुछ समझ नहीं पाया और अब वो उससे पूछता है, आप कौन है? अब वो शख्स सिर झुकाए हुए ही बोला, मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए महाराज के अंश। अब रोहित के चेहरे के भाव अचानक से ही बदल गए। अब रोहित कहता है, क्या कहा आपने? उस शख्स ने अब धीरे से सिर उठाया और कहा, मैं यहाँ। अब वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक से उसकी नज़र फिर से उस बरगद के पेड़ पर चली गई। उसने चारों तरफ देखा, जैसे उसे यकीन करना हो कि कोई उनकी बात तो नहीं सुन रहा। फिर वो बेहद धीमी आवाज में कहता है, मैं यहाँ पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। रोहित ने भी यहाँ पर हैरानी से पूछा, मेरी? तो अब वो शख्स कहता है, जी आपको, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर आऊँगा? अब उस शख्स ने कहा, क्योंकि इस जगह से जुड़ी भविष्यवाणी में आपका जिक्र बहुत पहले ही किया जा चुका है।
अब यहाँ पर स्वाति ने पूछा, कौन सी भविष्यवाणी? उस शख्स ने रोहित की तरफ देखा और कहता है, वही भविष्यवाणी जिसकी वजह से सिल्वर किंग और डायमंड किंग आज भी आपसे डरते हैं। ये सुनकर रोहित की आंखें सिकुड़ गई। अब वो कहता है, मुझे साफ साफ बताइए। उस शख्स ने कुछ पल रोहित को देखा और फिर कहा, मैं यहाँ उस राज की हिफाजत करने आया था जिसे अब तक दुनिया से छुपा कर रखा गया है, और आज पहली बार मुझे यकीन हुआ है कि महाराज का अंश वापिस आ चुका है। अब बरगद के पेड़ की पत्तियां अचानक हवा के बिना ही हिलने लगी। स्वाति ने घबरा कर पेड़ की तरफ देखा तो वो शख्स कहता है, अब हमें ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर सिल्वर किंग को पता चल गया कि आप दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो जूनागढ़ तक पहुँचने से ही पहले वो आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। उस शख्स की बातों को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा रोहित की तरफ देखती है और कहती है, रोहित मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। स्वाति की बात सुनते ही रोहित ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें कुछ पल के लिए स्वाति के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। उसे स्वाति का इस तरह अचानक वहां से जाने के लिए कहना थोड़ा सा अजीब लगने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी स्वाति माँ उससे अभी भी कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने इस वक्त कुछ नहीं कहा। वो बस धीरे से सिर हिलाकर बोला, ठीक है चलो। और इसके बाद स्वाति अब उस शख्स की तरफ मुड़ी और कहा, आप भी हमारे साथ चलिए। अब उस शख्स ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो स्वाति ने अब गंभीर आवाज में कहा, हमारे साथ रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों से आप इतने सालों से इस राज को बचाते आ रहे हैं वो इतनी आसानी से अब आपका पीछा छोड़ देंगे। अब उस शख्स ने फिर से इस पेड़ की तरफ देखा और कहता है, नहीं, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। स्वाति कुछ कहती कि उससे पहले ही रोहित ने उसकी बात सुन ली। अब रोहित आगे बढ़ा और दर्द आवाज में बोला, मैंने आपसे कहा है ना कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। अब उस शख्स ने रोहित की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अचानक सम्मान और भावुकता के भाव आ गए। और अब वो कहता है, जब आप मुझे कह रहे हैं तो अब मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ। उसने अब आखिरी बार फिर से उस पेड़ की तरफ देखा और कहता है, लेकिन याद रखिए, इस जगह की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी। अगर आज मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास है कि अब इसकी हिफाजत करने वाला सही व्यक्ति सामने आ चुका है। अब ये सुनकर रोहित ने कुछ नहीं कहा और वो तीनों वहां से अब आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे किले के उस हिस्से के बाहर निकल चुके थे। स्वाति आगे चल रही थी और उसके पीछे रोहित और उसके पीछे वो रहस्यमयी शख्स चल रहा था। रास्ते में रोहित कई बार स्वाति की तरफ देखता है, लेकिन वो हर बार चुप हो जाता है, मानो उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसकी स्वाति माँ उससे क्या छुपा रही है। और दूसरी ही तरफ स्वाति के मन में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा था। और वो अब कहती है अपने मन में, मुझे रोहित को अब सब कुछ बताना होगा, लेकिन अभी नहीं। अब तीनों का यहाँ पर अगला पड़ाव था, बस जूनागढ़ पहुँचना। तो इधर दूसरी तरफ दिल्ली में भाग्यश्री अभी अपने कमरे में आराम कर रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की से आती हवा के कारण पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। भाग्यश्री अब अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी कि तभी उसे अचानक से किसी की मौजूदगी महसूस हुई। जब भाग्यश्री ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने श्वेता खड़ी थी। श्वेता कुछ बोल नहीं रही थी, बस लगातार यहाँ पर वो भाग्यश्री यानी अंजलि मल्होत्रा को देखे जा रही थी। इधर अंजलि भी कुछ पल उसे देखती और फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए अपना हाथ उसने आगे बढ़ाया और कहा, क्या हुआ श्वेता, इतनी दूर क्यों खड़ी हो। अब उसने प्यार से कहा, मेरे पास आकर बैठो बेटा। इधर श्वेता अब धीरे धीरे आगे बढ़ी और वो यहाँ पर अब अंजलि के पास जाकर बैठ गई। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। श्वेता के चेहरे पर बहुत सारे सवाल थे कि आखिर उसने धीरे से भी यहाँ पर अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई गई। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पर श्वेता थोड़ी सी शिकायत भरी आवाज में आगे कहती है, और पापा ने मुझे बताया है कि आपने ही उन्हें साफ साफ मना कर दिया था मुझे कुछ भी बताने से।
अंजलि कुछ पल अब श्वेता की तरफ देखती है और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और कहती है, क्योंकि मेरी प्यारी सी बेटी को अभी से इतनी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। क्या? अब उसने प्यार से श्वेता का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तो तुम अपनी ये सारी चिंता अपने होने वाले बच्चे को भी ट्रांसफ़र कर देती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम परेशान होती और फिर तुम्हारा ये होने वाला छोटा सा बच्चा ये भी तुम्हारे साथ परेशान होता। भाग्यश्री ने अब प्यार से श्वेता के पेट की तरफ कहा, और सच कहूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, समझी श्वेता? श्वेता ने कुछ पल भाग्यश्री को देखा, फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए मजाकिया अंदाज में बोली, सुना आपने? और वो अब अपने पेट की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरी मोम के लिए आप मुझसे भी ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो गए हैं। अभी तो आप इस दुनिया में आए भी नहीं हैं और अभी से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। जब आप आ जाएंगे तब तो शायद किसी को मेरी चिंता ही नहीं होगी। इधर यहाँ पर श्वेता की ये बात सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा हंस पड़ती है और कहती है, अच्छा अभी से ही अपने आने वाले बच्चे से कंपटीशन कर रही हो? हाँ श्वेता। तो श्वेता ने ये सुनकर मासूमियत से कहा, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके आने के बाद घर में मेरी कोई नहीं सुनेगा। अब यहाँ पर अंजलि ने प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और कहती है, एक बार इसे इस दुनिया में आने तो दो। उसकी आवाज़ में अचानक एक माँ जैसी नरमी आ गई थी। उसके बाद सबसे ज़्यादा परवाह तुम्हें ही होगी इसकी। इधर श्वेता ये सुनकर चुपचाप भाग्यश्री को देखने लगी। अब यहाँ पर अंजलि ने कहा, जब पहली बार इसके कोमल कोमल हाथों को तुम अपने हाथों में पकड़ोगी ना, तो तब तुम अपने सारे दर्द और सारी तकलीफ और सारी परेशानियाँ भूल जाओगी। और जब ये पहली बार तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा, तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें इससे ज़्यादा खूबसूरत खुशी ज़िंदगी में कभी भी मिली ही नहीं। अब ये सुनकर श्वेता की आंखों में एक चमक आ गई और वो कहती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप बहुत ही एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर देखा माँ, मुझे इस समय पे आपकी कितनी ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम अंजलि ने उसे हल्की सी चपत लगाई और कहा, अच्छा अब मुझे तू बूढ़ा भी बोलेगी? हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस तो बूढ़े लोग होते हैं ना। और ये कहते हुए ही वो दोनों ही हंसने लगी। कमरे का माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल ही अलग हो गया था, क्योंकि यहाँ पर श्वेता एक शिकायत भरे लहजे से यहाँ पर आई थी, लेकिन अब अपनी माँ के साथ वो दोनों ही यहाँ पर हंसी मजाक कर रही थी। कि तभी यहाँ पर कुछ ही पल बाद अब यहाँ पर प्रीति अंदर आ जाती है। उसने अब अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, आंटी। तो इधर भाग्यश्री ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ बोलो। तब यहाँ पर प्रीति कहती है, वो मारवा हाउस से सावित्री आंटी आई हैं। सावित्री का नाम सुनते ही तो यहाँ पर अंजलि के चेहरे की मुस्कान अचानक से ही गायब हो गई। उसके दिमाग में जैसे एक साथ कई पुरानी बातें घूमने लगी। अब वो अपने मन में सोचती है कि आखिर सावित्री यहाँ पर क्या करने के लिए आई है।